तो हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है एक किसी भी नागरिक जो इंडियन सिटीजन है या जो बाहर से आता है उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर आपके इंडियन पॉलिटी की दृष्टि से भी रहता है और एक बेसिक जो नागरिक है जो भारत में रहता है उसके लिए अपने राइट्स अगर उसको जानने हैं तो वो ये फंडामेंटल राइट्स जिसके वजह से कि वो भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स अब हमें ये देखना होगा कि जानना क्यों जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपके क्या बेसिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है, आपके क्या चीजें हैं कि जो आपको भारतीय संविधान इन फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। तो बेसिक एंड overall rights provided by Indian Constitution। तो यानी कि बेसिक एंड ओवरऑल राइट से मतलब है कि जो सबसे समान या जो सबसे इजी या जो सबसे पहले आने वाले जो मौलिक अधिकार है एक इंसान का, जो एक राइट बनता है आपका इस देश के प्रति, या जो आपके राइट है कि जिसकी वजह से आप कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकते, जिस वजह से आप कभी भी किसी भी चीज से आप वंचित नहीं रह सकते या कभी भी आपके साथ गलत नहीं होगा अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज है। तो इसका बेसिक सा सिंपल सा मतलब ये है कि बेसिक और ओवरऑल राइट्स जो प्रोवाइड करता है भारतीय संविधान आपको, और ये protected and guaranteed by इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो मतलब भारत का संविधान आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा भी करता है और गारंटी भी करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कभी भी अगर कोई तोड़ देता है या कोई भी उसका अवहेलना करता है या मनमानी करता है अपनी, तो उनको बचाने के लिए आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है। तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब पार्ट 3 को और भी नाम से जाना जाता है। पार्ट 3 आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? तो पार्ट 3 आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि 1215 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, उनका नाम था किंग जॉन। उन्होंने फर्स्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट की चर्चा हुई थी। तो इसीलिए उसको, क्योंकि फंडामेंटल राइट की सबसे पहले चर्चा भी इसमें हुई है और सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट पूरे हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का है तो वो है पार्ट 3। इसीलिए इसको किसने बनाया था? 1215 में बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। और मैग्ना कार्टा का मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं। इट इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट मेंशन अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था कि आपके लिए जो जो भी जानना होता है, कि जिसमें हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होती है फंडामेंटल राइट्स की और कौन से पार्ट में ये आता है, और ये जो इस पार्ट 3 को जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है उस मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है और इसे चालू किसने किया था।
कैसे, सही बन रही है? तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल है वो कौन से आते हैं। तो आर्टिकल 12 से 32 के बीच में जो भी आर्टिकल आते हैं, तो बच्चों आर्टिकल 12 से लेकर 32 के बीच में जो भी आर्टिकल आते हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। राइट्स कहलाते हैं, जिनको अब फंडामेंटल राइट्स है उनको 6 भागों में बांटा गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं वो 6 भागों में बांटे हुए हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। इन 6 पार्ट्स। पहले ये 6 की जगह 7 हुआ करते थे, जिसमें आर्टिकल 31 जो है हमारा, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो है, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300A में उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक मेंशन करने की बात है कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा आर्टिकल था वो फंडामेंटल राइट्स में आता था जब ये 7 हुआ करते थे, पर अब ये 6 हो चुके हैं। तो देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 19 से 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें है आर्टिकल 23 और 24। चौथा है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आते हैं 25 से 28 में। पांचवा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, एक मिनट रुकना, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो ये है आपका 29 और 30 में। और आखिरी जो आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो है आपके आर्टिकल 32 में। तो बच्चों ये है पूरे 6 पार्ट जिनके अंदर फंडामेंटल राइट्स को बांटा गया है, और इस तरह से ये आर्टिकल 12 से 32 तक होते हैं। इसमें 14 और से लेके और 32 तक है। 12 और 13 आर्टिकल ऐसे हैं कि जिसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इनमें नहीं डाला गया, वो अलग है। तो अब आप अभी इस बार अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं आर्टिकल 12 से लेके 32 के बीच में जो भी फंडामेंटल राइट में हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जैसे 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 जो है वो बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कोई भी अगर एक राज्य होगा तो उसकी परिभाषा क्या होती है, तो वो हम देखते हैं। राज्य में आप जैसे अगर आप सोचें या अपने आप भी सोच के देखें, तो सोच के देखिए कि एक राज्य है, जैसे स्टेट है, जिससे कोई आप राजस्थान से होंगे, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई हिमाचल से होगा, तो उसके अंदर एक स्टेट कहलाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। उसके अंदर होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर होना चाहिए पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, यानी कहा जाए तो
एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वो है, सॉरी एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, ऑर्गन ऑफ। तो अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या है? एग्जीक्यूटिव वो है कि जिसके अंदर आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और लेजिस्लेचर के अंदर आती है आपके जैसे जो भी है लोकसभा है, राज्यसभा है, या जितनी भी जो भी पार्लियामेंट जो भी चीजें को जो मेंशन करती है पार्लियामेंट को, वो सारी चीजें जो भी पार्लियामेंट को मेंशन करती है वो आपके इस लेजिस्लेचर के अंदर आती है। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब अगर केंद्रीय सरकार का है तो राज्य सरकार का भी होगा सेम यही चीजें। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी इसके अंदर भी भाई एग्जीक्यूटिव जो सीएम है आपके और जो गवर्नर है और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आ जाएंगे। और लेजिस्लेटिव ऑर्गन में जैसे राज्यसभा वगैरह जो होती है आपकी, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, उसके अलावा होने चाहिए लोकल अथॉरिटीज, जो कि है आपकी हो गई म्युनिसिपैलिटी, जिनको नगर निगम भी कहते हैं। म्युनिसिपैलिटी हो गई आपकी, और जैसे इसमें आ गए आपके पंचायत। ठीक है, पंचायत के अलावा फिर आपके आ गया जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी होते हैं कईयों में, तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और उसके बाद जो भी अगर इनके अलावा ये सारी स्टेचुटरी बॉडी है। इनके अलावा जैसे LIC हो गया, वेल हो गया, IRCTC, इन सब का जो अगर ये सारी जो भी चीजें हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये अगर किसी भी जगह के अंदर अगर आ रही है, या अगर ये सब चीजें हैं कि जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, और ये LIC BHL और ये ऐसी, ये सब चीजें अगर कोई चीज कंटेन करती है तो उसे स्टेट कहा जाता है। जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो ये फुलफिल करती है। ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें जो है ये पूरा फुलफिल करती है आपका स्टेट का मतलब। तो अब देखते हैं कि ये चार है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल 12 हो गया। अब आर्टिकल 13 के अंदर क्या आता है कि जो भी पॉलिसीज या लॉज गवर्नमेंट, पॉलिसीज और लॉज गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर इन दोनों गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसीज या लॉज आपके लिए बना रहे हैं और वो आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहे हैं या वो आपको किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहे हैं, तो वो पॉलिसीज और लॉज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, यानी अमान्य माने जाएंगे, यानी उनका कोई भी यूज नहीं होगा। ये है आर्टिकल 13। इफ, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए, पॉलिसीज और लॉज ऑफ गवर्नमेंट इफ वायलेट्स फंडामेंटल राइट then consider null and void। तो ये अगर आपके कोई भी अगर जैसे जो पॉलिसीज और लॉज अगर आपके फंडामेंटल राइट को अगर आपके हर्ट करता है या आपके फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह की हानि पहुंचाता है, तो वो अमान्य हो जाएगा, उसे हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या ऐड नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 13। तो इसका भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
तो हमने देख लिया कि जैसे आर्टिकल 12 और 13 वो किसी भी जो 6 टाइप्स है उनमें नहीं आता था। तो अब यहाँ से जब आर्टिकल 14 से 18 जो है वो आते हैं राइट टू इक्वलिटी में। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या आता है। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी से जैसे समझ में आता है तो हमारे को सबसे पहले ही पता लग जाता है कि राइट टू इक्वलिटी के में जो सबसे पहले चीज आती है कि आर्टिकल 14 में ये आता है कि आपको किसी भी तरह से कोई भी तरीके से, चाहे आपका जो फंडामेंटल राइट है वो कोई भी आपको इनजस्टिस नहीं कर सकता, ताकि मतलब आप जो भी आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में हो चाहे आप लॉ की नजर में हो एकदम एक समान है। तो किसी भी तरह का भेदभाव या किसी भी तरह का आपके साथ अनजस्टिस नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 में आता है। अगर आपका किसी भी तरह से अगर आपको इनजस्टिस किया जाता है या इनइक्वलिटी में अगर किसी भी तरह से लाया जाता है या आपको लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या अनइक्वलिटी हो रही है कि हमें समान अधिकार नहीं दिए जा रहे या हमारे साथ समानता नहीं हो रही है, तो आप आर्टिकल 14 के तहत अपना फंडामेंटल राइट वापस ले सकते हैं। इक्वलिटी अमंग ऑल आप इसको कह सकते हैं एक तरह से। तो ये अगर आप देख, क्या बंद किया था क्या? तो अगर आप ये देखा जाए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी आपको पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा मौका है, आप जिसमें भी चाहे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां चाहे आप घूम सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन भी देगा ये और आपको इक्वल फ्रीडम भी देगा। इक्विटी अमंग ऑल, तो इक्वल प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम, ये आर्टिकल 14 में आपका आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 में है कि आप डिस्क्रिमिनेशन आपका किसी भी बेसिस पे, चाहे आपका जेंडर हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो, मतलब आप चाहे कहीं भी पैदा हुए हो, किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हो या किसी भी धर्म को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, यानी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, या आपका जो ऊंच नीच वाली जो बातें हमारे समाज में काफी चलती है वो नहीं हो सकती। अगर वैसा कहीं होता है तो आर्टिकल 15 में उसके लिए रुझान है। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी ये जो जो भी चीजें हैं कि आपके रंग के बेसिस पे, आपकी जात के आधार पे, आपका सेक्स, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं या किसी और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, तो आपका जो भी धर्म है और आप जहां भी जन्मे, इनके बेसिस पे आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का बुरा बर्ताव या ये डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भेदभाव है या जातिवाद है वो नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 में आता है। आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, ऑफ जॉब्स इन पब्लिक ऑफिस, यानी चाहे केंद्र का ऑफिस हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको समान अधिकार मिलेगा नौकरी का। या अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो से बिलोंग करता हो, एसटी से बिलोंग करता हो, कुछ भी करता हो, अगर पब्लिक ऑफिस में उसको नौकरी करनी तो उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सबके लिए बराबरी का मौका दिया जाएगा नौकरी पाने के लिए। तो ये है इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब इन पब्लिक ऑफिस। अगर आप किसी भी पब्लिक ऑफिस है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, अगर आप उसमें नौकरी पाना चाह रहे हैं या अगर आपको उस सर्विसेज में जाना है तो आपको पूरा पूरा बराबर मौका दिया जाएगा। ये आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत
हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में है, आज भी है। अनटचेबिलिटी जिसको हम छुआछूत भी कहते हैं, या जिसको हम जैसे कहते हैं कि ऊंच नीच वाला, कि ये हम ऊंचे वर्ण के हैं, ये नीचे वर्ण का, जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में वर्णा सिस्टम, वो जो होते हैं कि जैसे जो पहले होते थे ब्राह्मण क्षत्रिय और जैसे शूद्र, और वो वाले जो कैटेगरी, उसमें जैसे शूद्रों को अनटचेबिलिटी में जैसे पहले कंसिडर किया जाता था, तो वो अब नहीं है। जब से हमें आज़ादी मिली है तो वो आर्टिकल 17 है कि अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में कहीं पे भी नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, उसको आप किसी भी उसकी जात या धर्म या उसके आधार पर आप भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 17 में बताता है अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। आर्टिकल 18 है, जो आर्टिकल 18 है, वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस में हो या किसी में भी हो, जो उनको टाइटल भारतीय सरकार द्वारा या जो संविधान के द्वारा दिए गए, जैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस में है तो जैसे उसमें कैप्टन मेजर होते हैं, तो ये संवैधानिक रूप से दिए गए जो टाइटल्स हैं वो ही लगा सकते हैं। अपने मर्जी से कोई भी कोई टाइटल नहीं लगा सकते हम। तो 18 ये बताता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको टाइटल्स दिए हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी टाइटल अपने मन से, जो भी है कि अपने आगे, नाम के आगे या सरनेम के आगे, या जैसे नाम के आगे कोई लगा दे, जैसे डॉक्टर है, कैप्टन है, तो ये सब जो भी चीजें हैं, तो ये हमारे को संविधान जो है वो हमें ये टाइटल प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले टाइटल्स हैं। तो जो गवर्नमेंट हमें टाइटल्स देती है वो ही हम लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई टाइटल्स नहीं लगा सकते इसमें। और इसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई भी आदमी, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में और पब्लिक ऑफिसेज में अगर काम कर रहा है, अगर उसको फॉरेन कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट, कंपनी और इंस्टीट्यूट अगर कोई टाइटल देता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और वो एक्सेप्ट कब तक नहीं कर सकता है? जब तक प्रेसिडेंट की उसके पास मंजूरी ना हो। प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनकी मंजूरी उसके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई भी टाइटल, चाहे हम हिंदुस्तान की किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में काम कर रहे हो, चाहे फॉरेन की भी अगर किसी भी एजेंसी में अगर हम डिप्लॉयड हैं, अगर सरकारी किसी भी कंपनी में अगर हम, या सरकार की कोई कंपनी में, या उसके कोई ऑफिस ऐसे होते हैं जैसे बाहर एम्बेसीज वगैरह होती है, उनमें भी अगर हम एम्प्लॉयड हैं, तो अगर जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो, तो इसमें भी वही सेम है कि जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो तब तक हम कोई भी टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अब अगर हम हमारे सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट वाला हमने देख लिया राइट टू इक्वलिटी, अब आता है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आते हैं आर्टिकल 19 से 22। तो इसमें जब अगर हम सबसे पहले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 19 की, तो ये हमें 6 तरह के, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम देता है, यानी 6 तरीके के आजादी हमें ये देता है। तो देख लेते हैं वो कौन सी। सबसे पहले होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी आपकी बात है वो आप खुल के रख सकते हैं। इसका मतलब ये आता है फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। सेकंड है राइट टू असेंबल पीसफुली, टू असेंबल पीसफुली।
यानी आप अपने चाहे दोस्तों के साथ हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनके साथ एकत्रित हो सकते हैं, यानी शांति से, मतलब बिना कोई वॉयलेंस करे, किसी भी तरह का कोई वॉयलेंस ना हो या किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटी किए बिना हम आराम से शांति प्रिय तरीके से, चाहे आप कोई रैली निकालनी हो, चाहे कोई मोर्चा निकालना हो, चाहे आप कोई पब्लिक गैदरिंग मीटिंग होती है, बर्थडे पार्टी फंक्शंस हैं, उन सब में आप इकट्ठा हो सकते हैं। थर्ड आता है इसमें राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यानी इसके अंदर ये है कि अब आप किसी भी तरह की राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइज, किसी भी तरह की आप अपनी ही खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप बना सकते हैं। तो ये राइट भी आपको ये जो है इस आर्टिकल 19 के अंदर मिलता है। और चौथा जो है वो है राइट टू ट्रेवल फ्रीली विद इन द कंट्री। यानी इसका मतलब क्या है कि आप अपने देश के अंदर आज़ादी से जहां चाहे आप बिना किसी रोक टोक के देश के अंदर का आप कहीं भी घूम सकते हैं। चाहे राजस्थान वाला हिमाचल जा सकता है, हिमाचल वाला राजस्थान आ सकता है, या जो राजस्थान वाला है उत्तराखंड आ सकता है, या कोई भी। तो अपने ही देश के अंदर आप आराम से आज़ादी से घूम सकते हैं। ये चौथा राइट है जो आर्टिकल 19 आपको देता है। पांचवा है राइट टू रिसाइड विद इन कंट्री। यानी आप अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में, किसी भी किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में आप आराम से जाके रह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो ये आपको प्रोवाइड करता है राइट टू रिसाइड विद इन कंट्री। ये पांचवा राइट है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल 19 में। तो ये 5 राइट तो हो गए। और जो अब छठा आता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। यानी आप कोई भी काम करना चाहे, आपका जो भी अपना प्रोफेशन चुनना चाहते, चाहे आप कोई नौकरी करना चाहे, चाहे आप कोई बिजनेस करना चाहे, या आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन अगर आपको करना है, चाहे आप खेलकूद में आगे बढ़ना चाहें, जो भी चाहें वो आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो ये जो 6 राइट है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू ट्रेवल फ्रीली विद इन द कंट्री, राइट टू रिसाइड विद इन द कंट्री, और राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो ये जो 6 राइट्स हैं ये आर्टिकल 19 एकमात्र है जो आपको प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, केस ऑफ ऑफेंसेस। तो ये आर्टिकल 20 है जो आपको राइट देता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इन केस ऑफ ऑफेंस। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी भी कोई भी ऐसा, अगर आपने कोई जुर्म किया है या कोई भी ऐसा काम किया है कि जो भारतीय संविधान के अंदर ऑफेंस में नहीं आता, यानी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, अगर उसके लिए अगर आपको किसी ने भी अरेस्ट किया है या डिटेन किया है, तो आर्टिकल 20 के थ्रू आपके पास प्रोटेक्शन है कि जिसके आप भाई अपनी जो भी है कि जो अपने साथ आपके साथ जो भी अनजस्टिस हो रहा है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और जो बेतुके अगर आप पे कोई इल्जाम लगा है या कुछ भी चीज है तो वो उससे अगर आपको छुटकारा चाहिए या निजात चाहिए तो वो आर्टिकल 20 आपको दिलाता है। आर्टिकल 21 में आता है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी।
ठीक है। तो अब ये आर्टिकल 21 आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब आप जिस तरीके से चाहें वैसे जी सकते हैं, जो चीज आप करना चाहें कर सकते हैं। कि जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है या कुछ है, तो अगर आप कोई सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड या कोई भी चीज अगर आप अपना अपॉइंट करना चाहें, तो आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी या फ्रीडम ऑफ लाइफ और लिबर्टी के लिए आप रख सकते हैं। जैसे कईयों घरों में हम जैसे पेट्स वगैरह रखते हैं, कुछ जो जो डॉग है या ये जो भी सारे हैं, तो अगर ये हम हमारी अगर सुरक्षा के लिए रखें, तो ये फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आपको पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है कि आप इसमें अपना जो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह से आप अपनी जिंदगी जीना चाहें वो भी जी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास थ्रेट है आपको, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कुछ भी अपॉइंट करना चाहते हैं, जैसे पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं या जो प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह जो ले लेते हैं, अगर वो कोई लेना चाहे तो उनको पूरा पूरा हक है कि वो रख सकते हैं, वो उसके अंदर कोई भी गलत काम नहीं है। ठीक है। अब इसमें आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इन केस ऑफ डिटेंशन। तो इसके अंदर आता है आर्टिकल 22 के अंदर आपका आता है कि प्रोटेक्शन आपको जो भी है हिरासत में लेने से, अगर आपके पे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाए या कुछ भी चीज है, तो अगर इस केस में अगर आपकी डिटेंशन, जो कि दो तरह की होती है, प्रिवेंटिव और सेकंड है आपकी प्यूनिटिव। तो प्रिवेंटिव तो ये है कि अगर आपको हिरासत में लिया गया है, कि लगता है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई दंगा भड़का सकते हैं या कुछ भी किसी भी तरह का आप वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, अगर उसके लिए अगर आपको हिरासत में लिया गया है, तो उसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पर इसके अंदर अगर आपको वो लिया गया है, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप पूरा अपना कोई भी लीगल काउंसलर आप अपॉइंट कर सकते हैं अपने लिए, यानी लीगल काउंसलर यानी वकील अगर आप कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर अरेस्ट किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर यानी विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यानी जो भी मजिस्ट्रेट या और जज जो भी है उनके सामने आपको पेश करना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। यानी अगर आपको चाहे प्रिवेंटिव में अगर आपको है, तो आप वकील रखने का आपके पास राइट है, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक मजिस्ट्रेट या जज को सामने पुलिस को पेश करना पड़ेगा, ये इसके अंदर है। प्यूनिटिव डिटेंशन है अगर आप किसी देश के लिए अगर उनको लग रहा है कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे हैं, यानी आप अगर कोई भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी जैसे अगर आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी यानी पूरे देश के लिए घातक साबित हो सकती है, या पूरे देश को कोई भी खतरा प्रोवाइड करा सकती है या किसी भी तरह का खतरा क्रिएट कर सकती है, उसके अंदर जो गिरफ्तारी होती है उसको कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। इसके अंदर भी यही है कि अगर आप सेम ही चीज है कि अगर आपको इस प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर अगर आपको उन्होंने अरेस्ट किया है, तो वही है कि आप उसके लिए भी आप लीगल काउंसलर रख सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर आपको जो मजिस्ट्रेट है उसके जज के सामने भाई आपको पेश करना होगा। इसमें एक चीज है, प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको वो लोग बिना किसी जज के सामने पेश करे भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप नेशनल थ्रेट है, वो क्राइटेरिया तो है। पर अगर नेशनल थ्रेट की बात अगर जहां आ जाती है या नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, तो आपको बिना किसी भी आपको अगर वो क्या कहते हैं, बिना किसी भी अगर आप कोई भी नेशनल थ्रेट या सिक्योरिटी को अगर आप ब्रीच कर रहे हैं या वो आपको लगता है कि वो आप उनके लिए खतरा है, तो आपको बिना अरेस्ट वारंट या जो भी चीज है बिना जज के सामने पेश किए भी, बिना किसी ट्रायल के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो ट्रायल होता है जिसके अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, इसके सामने बिना पेश किए भी जैसे सीधा अगर आपको हिरासत में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन वगैरह आपसे पहले हो गई, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है।
तो ये दो आते हैं जो आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अगेंस्ट डिटेंशन, तो जिसमें कि आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन।